ये पश्चिम बंगाल का टर्फ है। ये दमदार 10 की पहली खबर है जहां हाई वोल्टेज ड्रामा है, हाई वोल्टेज हंगामा है, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल स्ट्रीट फाइट की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। जी हां, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बंगाल की सियासत में जबरदस्त घमासान है। ईडी की रेड पर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर दी गई। एक ईडी की ओर से याचिका है तो दूसरी टीएमसी की ओर से याचिका है। दोनों ही याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी पर सबूत चोरी का आरोप लगाया तो वहीं दीदी ईडी पर अमित शाह के इशारे पर टीएमसी का डेटा चुराने का आरोप लगा रही है। इसके खिलाफ आज कोलकाता में पदयात्रा भी निकलने वाली है। ये 6 तस्वीरों के जरिए पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझिए। क्या ममता बनर्जी का प्लान 26 लीक हो गया है? क्योंकि टीएमसी का सबसे बड़ा डर यह है, ममता बनर्जी के हाथों में ये रखी हुई हरी हरी फाइल, इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी सीधा आईपैक के दफ्तर पहुंच गए, प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। उस मोबाइल फोन में क्या है जो ममता बनर्जी अपने साथ लेकर निकल आई? उस हार्ड ड्राइव में क्या है जो ममता बनर्जी हाथों में थाम कर ये कहती हैं कि ईडी की बीजेपी की तैयारी थी कि उनके पार्टी से जुड़े हुए सभी दस्तावेज वो ले ले। अरे भाई, पार्टी के दफ्तर के ऊपर थोड़ी ना छापा था, आईपैक के दफ्तर पर छापा था, प्रतीक जैन के घर पर छापा था। तो फिर ये डर क्यों, ये खौफ क्यों? और अब चूंकि कब्जे में ले ही लिया है उन्होंने इन फाइलों को, तो अब ईडी क्या कर लेगी? क्या मुख्यमंत्री से ये फाइलें हासिल कर लेगी? आप सबसे पहले सुने ममता बनर्जी का बयान, उनका ये आक्रोश, और फिर करेंगे चर्चा। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। टू कलेक्ट ऑल ऑफ आवर पार्टी हार्ड डिस्क, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards because of election. They are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting as. अब सवाल तो यह है कि आखिर ममता बनर्जी का होगा क्या? और ये इसलिए क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट में दोनों तरफ से याचिकाएं हैं। कानून क्या कहता है वो आपको बता दूं। कानून के जानकारों की नजर में इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा भारी है। कानून के जानकारों का कहना है कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा है, धारा 67 का 67 का कवच है। बंगाल पुलिस जब तक ये साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए कार्रवाई कथित रूप से फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना तो अपराध है और अपराध की श्रेणी में इसे लाना फिर नामुमकिन हो जाएगा। ईडी के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ईडी ये साबित कर दे कि मुख्यमंत्री जो फाइल लेकर गई, छापेमारी स्थल से जो सबूत वो लेकर गई वही तो सबसे अहम था, तो ऐसे में ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच या इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, क्योंकि आप याद करें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन
पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे ही मामलों में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो ममता बनर्जी ने किया कानूनी तौर पर पहली नजर में वो अक्षम्य नजर आता है। ठीक है, आज यही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली का ये हाई पॉलिटिकल ड्रामा भी आपको दिखाते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? ये तो स्ट्रीट फाइट हो गई। ईडी पहुंचे दस्तावेज उठाने के लिए कि मामला तो कोयला घोटाला का है, और मुख्यमंत्री वहां पर कमिश्नर के साथ पहुंच जाए, कह जाए कि भाई ये तो मेरे फाइल है, ये तो मेरे दस्तावेज है। फाइल गई, हार्ड ड्राइव गई, मोबाइल फोन भी ले गई। अब ईडी तो ये कह देगी कि भाई सारा सबूत तो मुख्यमंत्री ले गई। नहीं, इसके दो दृष्टि से देखिए। पहली दृष्टि से देखने पर तो ये घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी के छापे में पहुंचकर और वहां की पुलिस मदद करने लगे, पुलिस सामने पहुंच जाए, पुलिस की सुरक्षा में पुलिस सहयोग करने लगे, पुलिस धक्का मुक्की भी करे और वहां से छापे के बीच से वो जो चाहे वो कागज उठाकर लेके चले जाएं, तो ये तो फिर देश में कानून और व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। हाईकोर्ट की सुनवाई है, लेकिन हाईकोर्ट भी क्या कर सकता है? हाईकोर्ट स्ट्रिक्चर दे सकता है। मुख्यमंत्री के मतलब काम में बाधा डालना है, आपने धारा दिखा दी है। सच्चाई है कि किसी भी सरकारी काम में बाधा डालना है, जो लोग इस देश में सामान्य आंदोलन करते रहे हैं उन पर जो पहली धारा लगती थी, उनकी अरेस्टिंग में, हिरासत में लेने में यही लगती थी कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है। फर्स्ट एक प्राइमरी सरकार ही सरकारी काम में बाधा डाल रही है। लेकिन यहां मुख्यमंत्री अगर सरकारी काम में बाधा डाल रही है, मुख्यमंत्री के साथ उनके सरकारी पीए हैं, उनके पुलिस है, तो ये फिर क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, अब ये आईपैक का मामला है। अब आईपैक के जो प्रतीक जैन साहब हैं वो है झारखंड के। अब वो इस समय, पहले प्रशांत किशोर जी इसके सर्वे सर्वा थे और अब उन्होंने उनके लिए काम किया था। 2019 के बाद से उनका जुड़ाव हुआ था, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि उस दफ्तर में उनकी पार्टी के सारे मतलब स्ट्रेटेजी की भी बात भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी हो सकती है। तो ईडी अगर छापा मारने जाएगी तो वो भी मिलेगा, लेकिन तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दृष्टि से है कि वहाँ एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने ये जो पट्टे पर लिए थे, वो पट्टे फिर उसने अवैध रूप से लोगों के कोयले खुदवाए, उसको बेचे, और उसके जरिए जो पैसे आए नगद में हवाला के जरिए, वो फिर आईपैक को ट्रांसफर हुए थे। तो आईपैक को ट्रांसफर हुए, तो आईपैक को पैसे क्यों ट्रांसफर हुए? तो इसमें पूरा चेन ऑफ जो चेन है ना, वो चेन को ईडी ने बैठाया है, कोर्ट में पेश किया है, कोर्ट से इसमें छापे का ऑर्डर होता है, उसके बाद वो छापा डालने गई है। इसमें एफआईआर भी है, ईसीआईआर भी है, सबके बाद गई है। लेकिन ममता बनर्जी जी की पहली घटना तो नहीं है ना। हम लोगों को याद है जब वहाँ एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ जब सीबीआई पहुंच गई थी छापा मारने और पूछते, तब भी वो पहुंच के, तब राजीव कुमार, तब भी वो धरना देने पहुंच गई थी। और यही नहीं, लेकिन इस बार तो मामला सर बिल्कुल अलग है। धरना देना अलग है, मार्च निकालना अलग है, लेकिन वहीं घर पहुंचकर फाइलें उठा लेना, हार्ड ड्राइव उठा लेना। ना सुनो, एनआईए के लोग जब आपको संदेश खाली मामले में भी जब कार्रवाई करने केंद्रीय टीम गई थी, तो क्या हुआ था? खदेड़ के पीटा गया था वहां स्ट्रीट फाइट। तो फिर मैं यही कहूंगी विनोद जी, स्ट्रीट फाइट हो रही है। स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी मैदान में है और उनके जितने सिपा सलार है, सांसद है, वो दिल्ली में मैदान में है। देखिए, ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को पॉलिटिकल बना दिया है। मामला, ईडी ने छापा मारा आईपैक के उस पर। अच्छा, टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठाता है विपक्ष कि भाई 2022 का मामला है और आज आप 26 में छापा मारने गए हैं 4 साल बाद। तो और वो जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और आईपैक में, चूंकि आईपैक इनके पूरा इलेक्शन स्ट्रेटजी का काम देख रहा है, तो जाहिर है जब इलेक्शन स्ट्रेटजी काम देख रहा है, सारा डेटा और सब सारी चीज़ें उसमें उसके पास होंगी। तो ममता बनर्जी का जो आरोप है कि हमारा डेटा, हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग सब चुराने की कोशिश, तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल बना दिया। और जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सरकारी प्लानिंग में ऐसा क्या होगा जो इतना सीक्रेट होगा? प्लानिंग तो सीक्रेट हर पार्टी की होती है। अरे कितनी सीक्रेट होगी सर? इतनी सीक्रेट जो 10 सालों से मतलब वहां पर इसमें तो हर पार्टी जो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि किसको अप्रोच करना है, किस एमएलए को कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ लड़ाना है, ये सारी तो सीक्रेसी होती है ना। अब वो पहले से पता लग जाए, मान लीजिए दूसरी पार्टी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका पॉइंट बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद इसके समर्थन में नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ कि एक एजेंसी अगर एक्शन ले रही है तो उस पर जाकर के आप चीफ मिनिस्टर जाए और जाकर के फाइलें छीन ले, ये कर ले, और जाकर के उसको जो है, तो जो भी अवधेश भी कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने का मामला तो है ये बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल बना दिया है। उन्होंने इस अपने एक्शन को पॉलिटिकल बना दिया कि अपने वर्कर को, देखिए इस छापे से क्या होता है, इसका राजनीतिक मतलब समझिए। छापा आईपैक में नहीं पड़ा,
आईपैक में पड़ा देखने में, लेकिन कायदे से ममता बनर्जी के यहाँ पड़ा, जैसा कि ममता बनर्जी, क्योंकि आईपैक उनकी वो बना रही है, तो उनका कैडर, उनका वर्कर डिमोरलाइज हो जाता है अगर ये छपा। अब उन्होंने उसको चार्ज करने के लिए ये एक्शन लिया और ले गई फाइल की, देखो तुम्हारी लीडर कितनी लड़ सकती है, और उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन करवा दिया होम मिनिस्टर के घर के बाहर, और आज कोर्ट में मामला है। अब कोर्ट जो है, कोर्ट अपना फैसला लेगा। कोर्ट हो सकता है ममता बनर्जी को निर्देश दे, इसकी स्ट्रिक्चर पास करे, निर्देश दे कि सारे कागज ईडी को दीजिए, लेकिन अब उसमें जो होगा वो तो चला गया होगा। ये फाइल में कागज बदल जाएंगे, कौन क्या क्या उसमें था। तो ममता अब तो जो भी बनर्जी फाइल में है वो केवल ममता बनर्जी जानती है, या वो प्रतीक जैन जानते या होंगे, प्रतीक जैन जानते होंगे। हैं। अब ये ईडी कम से कम नहीं जान पाएगी, क्योंकि लेकिन अब एक्शन ममता बनर्जी का ये कहीं से भी इसका ठीक उचित सर। नहीं ठहराया जा सकता, जायज नहीं ठहराया जा सकता। खबर दिल्ली के तुर्कमान गेट में हुई हिंसा के बाद जब पहला जुमा क्योंकि आज आ गया है और पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन भी जो है वो भी शुरू हो गया है, वो आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा दें। दिल्ली के तुर्कमान गेट में अतिक्रमण के खिलाफ जो पत्थरबाजी और हिंसा हुई उसके बाद आज पहला जुमा है। इससे लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और तेज हो गया है। पुलिस ने 7 और पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब तक कुल 12 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में आज मोहम्मद इमरान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काने वाले लोगों की तलाश चल रही है। पुलिस को यूट्यूबर सलमान और एक महिला एमन रिजवी की तलाश है। एमन रिजवी पर भी अतिक्रमण एक्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। मोहम्मद इमरान जो है उनकी तस्वीर तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। अब तुर्कमान गेट के पास दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए चूंकि आज पहला जुमा है तो दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों और मस्जिदों के आसपास दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही है। जुमे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। तुर्कमान गेट के साथ साथ जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, चावड़ी बाजार, ईदगाह, सदर बाजार, बाटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग, निजामुद्दीन, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और सीलमपुर जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक पत्थरबाज के हिसाब की तैयारी तो कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पत्थर, कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस 450 वीडियो फुटेज भी खंगाल रही है। इसमें सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम, सोशल मीडिया के वीडियोस भी शामिल हैं। लेकिन यहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वहां पर पाकिस्तान वो बिलबिलाने लगा। पाकिस्तानियों से खुद अपना देश तो संभलता नहीं, लेकिन दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, जिससे वो बाज आता नहीं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का कैंपेन है। अतिक्रमण की आड़ में भारत में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। That this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz Elahi Mosque. The Faiz Elahi Dargah, a mosque over centuries old, stands as a very important symbol of Muslim religious, cultural and historical heritage and continues to serve as a central place of worship and community life. So the demolition drive is not an isolated incident, rather it reflects I should say a very systemic and deliberate campaign by the RSS BJP nexus to target and undermine and erase the Muslim heritage across India. अब देखिए, पाकिस्तान को तो मौका चाहिए होता है और झूठ बोलने में पाकिस्तान को महारत हासिल है, लेकिन अवधेश, ये अतिक्रमण तो पाकिस्तान ने भी किया हुआ है पीओके पर। नहीं देखिए, अतिक्रमण तो उन्होंने भी किया हुआ है। हमारा कश्मीर ले रखा है। हाँ, हमारा कश्मीर ले रखा है। कश्मीर तो छोड़ो ने, पाकिस्तान के 10 से 12% हिंदू कहाँ हैं? वहाँ के जो हिंदू मंदिर थे वो सब कहाँ हैं? मंदिरों को तोड़ तोड़ के और उनको मार्केट में बहुत जगह तो फोटो तस्वीरें ऐसी आ रही है कि उसको शौचालय में परिणत कर दिया। बेशर्म देश है ये। लेकिन मूल बात यह है कि जो भाषा पाकिस्तान की है कि आरएसएस और बीजेपी का जो नेक्सस है वो ये सब करा रही है मुसलमान, क्या भारत में ये भाषा आपको सुनाई नहीं दे रही है?
एसटी हसन कि नहीं, एसटी हसन नहीं, तौकीर भारत रजा? की नहीं, भारत की आम पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे हर मामलों में बिना सच्चाई देखे हुए यही रिएक्शन देती है कि ये आरएसएस और बीजेपी का ये काम है, इसने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। तो एसटी हसन ने जो कहा उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस समय बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर जो चल रहे हैं, जो रिटायर्ड पत्रकार सब, आप देखिए क्या आवाज उठा रही है। तो पाकिस्तान भी वहीं से ले रहा है ना कि भारतीय पत्रकारों को, वो कोट करता है यहां से लेकर, और वो बता रहा है जो तुर्कमान गेट में हुआ है। मैं आप दिखा रहे हैं संवेदनशील इलाके में, यही तो पूछना चाहता हूं कि ये इलाके संवेदनशील हो क्यों जाते हैं जब अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई होती है। माने रामलीला मैदान आपने कब्जा कर लिया हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड में वो रामलीला मैदान है, उसको आपने कब्जा कर लिया हुआ, प्राइवेट कब्जा है, धार्मिक संस्थान भी नहीं है। कोई बारात घर बना के तो निजी कमाई कर रहा है ना, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चला के निजी कमाई चल रहा है, प्राइवेट लाइब्रेरी चला रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग वहां आके तैयारी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई है, कोर्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कार्रवाई हुई है, और उसको लेके इतना दुष्प्रचार है। और कल मैं टीवी पर देख रहा था कहीं कहीं जिस ढंग से रिएक्शन है कि आखिर मुसलमान कब तक सहें, मुसलमान कब तक सहें, ये जो भाव पैदा हुआ है इसका सामना कैसे किया जाएगा। पुलिस मान लो खंगाल रही है, 100 नहीं 25, 30, 40, 45, 50 लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद जो पत्थरबाजी है उसके लिए क्या देश में स्पेशल कानून है? लिंचिंग के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये किसके लिए कानून बने, और संसद ने कानून बना दिया। जब पत्थरबाजी पूरे ऑल इंडिया ट्रेंड बन चुका है, तो पत्थरबाजी के लिए कोई स्पेशल कानून इस देश में कहां है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर देगी? मैं तो सर पाकिस्तान वालों को यही सलाह दूंगी कि अपना घर संभाले। यहां पर ना मस्जिद की एक ईंट हिली है, ना 1 इंच खरोच आई है। मस्जिद बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतिक्रमण तो हम हटा कर रहेंगे। मीनाक्षी, अल्पसंख्यकों के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हिंदूज के बारे में अवधेश जी ने बोल दिया, क्रिश्चियंस की हालत वहां देख लीजिए, सिखों की हालत देख लीजिए, इवन मुस्लिम्स में भी जो अहमदिया मुसलमान हैं, शियाओं का आप देख लीजिए क्या हाल है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो इस मामले में बोलने का कोई मतलब नहीं, ना कोई हक है। रही बात भारत के अंदर, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अलग अलग व्यूज आएंगे। हमारे अंदर कुछ भी, कोई मान लीजिए किसी बात से आप सहमत है, किसी असहमत है, तो भारत में तो लोग बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को या किसी और देश को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है और ना कोई औचित्य है। और पाकिस्तान के अमेरिका ही बोले तो भी गलत है, यूरोप बोले वो भी गलत है। ये हमारा अपना इंटरनल मामला है, हमारे कोर्ट ने आदेश दिया, हमारी पुलिस वहां मतलब अतिक्रमण तो अतिक्रमण होगा सर, अतिक्रमण तो हटाया जाएगा। लेकिन भारत को भी इस सब रिएक्शन का ध्यान रखते हुए स्पष्ट रूप से बलूचिस्तान के मामले में, सिंध के मामले में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर के मामले में, इनके मामले में जो कुछ वहां हो रहा है उसके बारे में ऐसे ही आक्रामक बयान देना चाहिए। और भारत ने बयान देना शुरू किया, अतिक्रमण हुआ है उसके भी मामले में, बलूचिस्तान पर अभी तक हमने कभी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अगर एक बयान भारत की ओर से आ गया कि उनकी लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फिर देखो वहां लड़ाई कितनी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान को इसका विचार, बल्कि बलूचिस्तान वाले तो कह रहे हैं, तो चिट्ठी लिख रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट का मामला अब मुंबई भी पहुंच गया है। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है, मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कर रही है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने मुंबई में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब 2 ठाकरे एक हो सकते हैं, 2 पवार एक हो सकते हैं, तो फिर मुस्लिम एक क्यों नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो तड़प मुस्लिमों को मुस्लिमों के लिए होगी, वो तड़प गैर मुस्लिमों को मुस्लिमों के लिए नहीं होगी। ठाकरे ब्रदर एक हो रहे हैं, अजीत पवार, शरद पवार एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, तो क्या आप और हम एक नहीं हो सकते? ये वक्त बड़ा नाजुक है, खुदारा याद रखो, एक तड़प अपनों को अपने लिए होती है ना, एक अपने को अपनों से जो तड़प होती है ना, वो तड़प एक गैर के पास नहीं हो सकती। खुदारा समझो मेरी बात को, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। 15 तारीख
15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। तो यही बात अकबरुद्दीन ओवैसी से कही जा सकती है कि अगर अपनों को अपनों के लिए तड़प होगी, कोई दूसरा वो नहीं समझेगा, तब तो इसका मतलब यही है कि मुसलमानों को हिंदू की तड़प महसूस नहीं होगी।